नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज बात फिर मनीष कश्यप की कि आखिर में 21 तारीख को मनीष को राहत मिलेगी या फिर क्या है केस में। पूरी चीज को समझने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार एपी सिंह सर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पल पल की अपडेट सर दे रहे हैं, अलग अलग चैनलों के माध्यम से आप देख रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं। तो आइए सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। सर। क्या कहेंगे देश के सुप्रसिद्ध एडवोकेट कपिल सिब्बल जी का आ जाना और खास तौर से सरकार के पक्ष में क्या होगा? नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो आते रहते हैं सब लोग, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, कभी इस पक्ष में कभी उस पथ में। घुंघरू की जगह तो घुंघरू की तरह बसता ही रहता है, कभी इस पग में कभी उस पग में। वकील को तो वकालत करनी है, उन्हें भी करनी है। अच्छे वकील हैं, जीवन अपना लगाया है सुप्रीम कोर्ट में वकालत में, लॉ मिनिस्टर के रूप में देश को सेवाएं दी हैं, राज्यसभा सदस्य के रूप में देश की बड़ी पंचायत में काम करते हैं लोग, राज्यसभा में राजनीतिक दलों का भी रहता है क्योंकि राज्यसभा सदस्य तो ऐसे भी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरिट्स, ग्राउंड्स, केस की जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उससे कोर्ट देखती है और सब पेश होते हैं, सब अपीयर होते हैं। कोर्ट देखेगी कि तमिलनाडु सरकार एनएसए बनाने के लिए क्या फैक्ट लाई है। जैसा उन्होंने कहा, वो गंभीर आरोप थे कि हत्याएं हुई, अलग अलग यूआरएल नंबर यूज़ किए गए, हर एफआईआर के कंटेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है पिटिशनर का। इस तरह के जो ये आरोप थे, अब उनको कितना प्रूव करते हैं, कितना सिद्ध करते हैं, वो समय बताएगा। देखेंगे उसको, जैसा भी होगा पता चलेगा, उसमें कोई सामने आएगा। क्या लगता है कि 21 तारीख को राहत मिल पाएगी या मुश्किलें बढ़ जाएंगी? नहीं, अभी काउंटर एफिडेविट आने दीजिए। अभी पहले से कोर्ट के बारे में कुछ कहना, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, ये तो एस्ट्रोलॉजर कहेगा, भविष्यवक्ता कहेगा, वो देख के कुंडली बताएगा कि क्या कुंडली कह रही है, क्या नहीं कह रही है। लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जो चीज़ सामने आएगी वो आएगी। काउंटर में कितना जवाब तमिलनाडु अपनी सपोर्ट में दे पाती है, फिर उसके रिजॉइंडर में हम लोग कितना देते हैं, हमारी तरफ से, डिफेंस की तरफ से कितना जाएगा, उस पर प्रूव करेगा। कोर्ट का क्या व्यू है, कोर्ट कितना उसको मानती है, कि सोशल मीडिया को कितना ऑथेंटिक मानती है सोशल मीडिया के द्वारा सरकार के संबंध में। लेकिन ये तो सत्य है, देखिए यूआरएल हुआ हो, ट्वीट गलत हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो मनीष का, कोई इस बात नहीं कहता, घटनाएं भी हुई हों, लेकिन ये एक बात सत्य है कि प्रवासी बिहार के, पूर्वांचल के लोगों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ, हिंदी भाषा के साथ जीने मरने वाले लोगों के साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां भेदभाव होता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। सवाल ये है कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में जो हिंदी भाषी बोलते हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जब जब हिंदी भाषी लोगों के साथ अनजस्टिस अन्य राज्यों में, साउथ, महाराष्ट्र, जहां जहां होता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कभी की? क्या कभी उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया? क्या कभी प्रवासी, पूर्वांचलवासी, अपने मेहनतकश मजदूर हिंदी भाषी लोगों के साथ रहमदिली दिखाई? केवल बोलने के अलावा, भाषण में तो सबने दिखाई, ट्विटर पर तो सबने दिखाई, मीडिया के सामने तो सबने बोला, लेकिन गंभीरता के साथ। अगर ऐसा पहले से भी होता रहता, चाहे वो माननीय लालू यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे राबड़ी देवी जी हों, चाहे और अन्य मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हों, अगर हिंदी भाषा का विरोध करने वालों के विरुद्ध कुछ सख्त कार्रवाई उठाई होती, तो हिंदी भाषा, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, प्रवासी, बिहार, पूर्वांचल के व्यक्ति को अपमान का दंश उसको, उसके परिवार को नहीं झेलना पड़ता, बिल्कुल नहीं झेलना पड़ता। ये विषय गंभीर है।
ये सब मानते हैं कि आसाम में हिंदी भाषी लोगों के साथ हत्याएं होती, तमिलनाडु में क्या हुआ, ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र में यदा कदा ये बात आती है, पिछले मुख्यमंत्रियों के, अब मैं फडणवीस साहब की बात नहीं कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, यदा कदा ये बातें आती थी। ये तो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये क्षेत्रीय दल में क्षेत्रीय भाषा को लेके अपने दलों की महत्वता बढ़ाने के लिए यदा कदा ये बातें आती रही हैं कि मराठी में, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी, पूर्वांचल प्रवासी बिहारी लोगों को घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। क्या ये संघीय ढांचा है? क्या ये संघीय ढांचा है? क्या हमारा भारत का संविधान कहता है? क्या हमारा देश की संसद कहती है इस बात को? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय या ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बात को कहते हैं, मानते हैं, सुनते हैं क्या इस बात को? क्या हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है? क्या हिंदी के साथ गलत व्यवहार अब भी नहीं हो रहा है? क्या महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय मोदी जी हिंदी को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष नहीं कर रहे हैं? क्या माननीय मोदी जी लंदन, रशिया, चीन, जापान, अमेरिका, कुवैत, सऊदी अरब कहीं भी जाते हैं हिंदी में भाषण नहीं देते हैं क्या? हिंदी में भाषण इसीलिए देते हैं कि वो अपनी भाषा से प्यार करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व रहे, वो रहें, लेकिन आप अपने को मानने के चक्कर में क्या दूसरे को अपमानित करेंगे? क्या दूसरे के साथ मारपीट करेंगे कि वो हिंदी भाषी है? ये तो देश के लिए गलत है, ये तो देश के सिस्टम के लिए गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है, हमारे संवैधानिक ढांचे के लिए गलत है। क्या लगता है कि एनएसए से छुटकारा मिल सकता है? नहीं, आने दीजिए, अभी तो लेट देम वेट एंड वॉच। अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी हमें आगे देखना पड़ेगा। क्या वो चार्जशीट फाइल करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या तथ्य देते हैं, क्या जानकारी देते हैं, क्या कोर्ट में देते हैं, कोर्ट क्या कहती है, ऑनरेबल कोर्ट क्या कहती है, पटना की कोर्ट क्या कहती है, मदुरई की कोर्ट क्या कहती है, साइबर क्राइम की क्या कहती है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की कोर्ट क्या कहती है, ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं, राजनेता क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हो जाती हैं, और इसको इसी तरह से संभाला जाएगा, इसी तरह से समझा जाएगा। लेकिन हिंदी भाषी बोलने वालों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार, इसे कोई भी मान्यता नहीं देगा। आज भी जम्मू में, आज भी श्रीनगर में ब्राह्मण लोगों की इसलिए हत्या होती है कि वो ब्राह्मण हैं। कितने ब्राह्मण लोगों ने श्रीनगर, लद्दाख, लेह से अपने को हटा लिया, कितने प्रवासी बन गए।